Hello everyone, my name is Jitesh Kumar and welcome back to my YouTube channel Dual Property। तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वेक्टर एडिशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर किसी भी दो वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, और फिर हमने उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिराइव किया और कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस किए। अब उसी मैथमेटिकल फॉर्मूला और जो स्पेशल केसेस थे उनकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम बाय सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द इनिशियल वेक्टर्स। तो आपको क्या करना है, दो वेक्टर्स गिवन है आपको हर एक केस में, उन वेक्टर का जो एडिशन होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आपका, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना और साथ क्या फाइंड करना है, उसके किसी भी इनिशियल वेक्टर से एक एंगल। ठीक है, तो आपको वेक्टर्स गिवन है फर्स्ट केस में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जहां पर आपको दोनों ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 एंड मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4। तो अगर आपको वेक्टर ए और बी को ऐड करना है तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, स्पेशल केसेस का। तो क्या बताया था मैंने स्पेशल केसेस में, कि अगर दो वेक्टर ऐसे वेक्टर हो जो कि पैरेलल हो, मतलब उनके बीच में अगर एंगल 0 हो, तो आपको सीधा स्ट्रेट रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो ए वेक्टर जो बी वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां भी हम क्या करेंगे, सीधा रिजल्ट यूज कर लेंगे। और उसके इसमें रिजल्ट क्या था कि रिजल्टेंट जो वेक्टर था वो किसके इक्वल था, ए प्लस बी, उसका जो मैग्नीट्यूड था सिंपली ए प्लस बी के इक्वल। तो यहाँ पर आपका मॉड ऑफ ए कितना है 2, मॉड ऑफ बी कितना है 4, तो आपका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 6। मतलब आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आपका 6 आ गया। तो ये तो आपका हो गया मैग्नीट्यूड। अब आपको क्या फाइंड करना है कि किसी भी इनिशियल वेक्टर से एक एंगल फाइंड करना है। तो इस केस में आप किसी भी वेक्टर से फाइंड करोगे ना, अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर आपका ये है, तो इनका जो एडिशन आया हमारा वो क्या आया, इसी डायरेक्शन में एक बड़ा वेक्टर आया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 6, और ये आपका आर वेक्टर है। तो चाहे आप ए से एंगल फाइंड करो चाहे आप बी से फाइंड करो, दोनों ही केस में एंगल कितना होगा, स्टिल 0 होगा। तो चाहे अल्फा फाइंड करो चाहे बीटा फाइंड करो आप किसी भी इनिशियल वेक्टर से, दोनों ही कितने होंगे आपके 0। तो ऐसे ही दूसरा केस भी डिस्कस करते हैं। अब इस केस में आपको क्या गिवन है, ए वेक्टर आपको राइट में गिवन है और बी वेक्टर जो गिवन है वो लेफ्ट में है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और मैग्नीट्यूड भी गिवन है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 एंड मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3। तो अगर इस केस में आपको ऐड करना है इन दोनों वेक्टर्स को, तो ये भी एक स्पेशल केस है, हमने डिस्कस किया था। और क्या था उसका रिजल्ट, कि अगर दो वेक्टर्स आपके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर स्केलर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो बड़ा वेक्टर है उसमें से छोटा वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बड़ा वेक्टर कौन सा है, यहाँ से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ ए क्या है, मॉड ऑफ बी से ज़्यादा है, 4 है यहाँ, तो हमें पता चल गया वेक्टर ए ज़्यादा है बी से। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, सिंपली ए माइनस बी के इक्वल। तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कितना है आपका 4 माइनस मॉड ऑफ बी कितना है आपका 3, तो कितना आ जाएगा आपका 1। तो अगर इसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, ए की डायरेक्शन में, क्योंकि बड़ा ये था तो डोमिनेट ये करेगा। अगर बी बड़ा होता तो बी डोमिनेट करता, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता वो बी की डायरेक्शन में होता, बट यहाँ पर किसकी डायरेक्शन में आएगा, ए की डायरेक्शन में। तो उसको सिंपली आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे, आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। अब एक केस और डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको क्या गिवन है, दो वेक्टर्स गिवन है और उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, और आपको दोनों के मॉड दिए हुए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है 3 3। ठीक है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, इक्वल है। तो जब इस केस में फाइंड करोगे तो इसके लिए भी हमने स्पेशल केस डिराइव कर रखा है ऑलरेडी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, जो मॉड होगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उनको स्क्वायर करके ऐड कर लो और रूट लगा दो, तो इसी को यूज़ करेंगे हम। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 3√2। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया किसका, आर वेक्टर का, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आपका। अच्छा, अब अगर एंगल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे हम एंगल इसका। अच्छा, इसके प्रीवियस केस में तो हम एंगल निकालना भूल ही गए। तो ये जो आंसर आया था हमारा इन दोनों का एडिशन, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था जिसका मैग्नीट्यूड कितना था 1, इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इनिशियल वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा। तो देखो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया वो किसकी डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ए बड़ा वेक्टर है। ठीक है,
तो हमें साफ साफ पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक ही डायरेक्शन में, तो उससे कितना एंगल बनाएगा 0, तो अल्फा आपका कितना हो जाएगा 0। और जो दूसरा वेक्टर है आपका बी वेक्टर, उससे कितना एंगल बनाएगा, तो देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो राइट साइड में है और बी वेक्टर आपका कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो आर वेक्टर आपका राइट साइड में, बी वेक्टर लेफ्ट साइड में, तो ये कितना एंगल बना रहे हैं, दोनों 180 डिग्री। तो बीटा कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री सिंपली। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो किसी भी एक वेक्टर से फाइंड कर लेते हैं हम, इनिशियल वेक्टर से। सो लेट्स से हम ए से फाइंड करते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए से कितना एंगल बनाता है, अल्फा। तो उसका फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू इनिशियल वेक्टर्स। और ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है किसके, इनिशियल वेक्टर्स के। तो सिंपली बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, एज इट इज लिख देंगे। साइन थीटा मतलब साइन 90, वो कितना हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 अपॉन ए कितना है आपका, ए का मैग्नीट्यूड है 3 प्लस 3 इंटू कॉस 90, कॉस 90 हमें पता है 0 होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1। और जब tan अल्फा 1 है तो अल्फा कितना होगा आपका, सिंपली 45 डिग्रीज। और वो एक्सपेक्टेड भी था, क्यों, क्योंकि अगर इसको डायग्राम ड्रॉ करोगे आप इसका, तो ए वेक्टर आपका कहाँ है, राइट में, बी वेक्टर कहाँ है, इससे 90 डिग्री पे है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ठीक इनके बीच में होगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के ही बीच में आएगा। ये आपका आर वेक्टर होगा, इसका मॉड किसके इक्वल होगा, कितना फाइंड हुआ 3√2, और एंगल ये कितना हो जाएगा 45। तो बीटा भी इस केस में तो 45 ही होगा। ठीक है, तो इसी पर एक दो क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें भी क्या गिवन है, दो वेक्टर्स गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 एंड मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3। बट इस केस में क्या गिवन है हमें कि दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है, एडिशन, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और किसी भी इनिशियल वेक्टर से एक एंगल फाइंड करना है। तो सेम मेथड होगा हमारा। अब देखो ये कोई स्पेशल केस तो नहीं जिसके लिए हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा हो। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला था रिजल्टेंट वेक्टर का, वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपली इसमें पुट कर देंगे हम वैल्यूज़। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस 120 डिग्री कितना होता है, -1/2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी √13। तो हमें क्या मिल गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, किसी भी इनिशियल वेक्टर से एक एंगल फाइंड करना है। सो लेट्स से हम फाइंड करते हैं ए वेक्टर से एंगल। तो कैसे फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो b का मैग्नीट्यूड कितना है 3 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 कितना होता है √3/2 अपॉन में आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ए कितना है 4 प्लस बी कॉस थीटा मतलब 3 इंटू कॉस 120 डिग्री, और कॉस 120 कितना होता है -1/2। तो सिंपली -1/2 पुट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3√2 इंटू 4 - 3/2। तो इसे अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो आप ऐसा कुछ आ जाएगा, ये 3√3/2 इंटू 5/2। तो कितना आ जाएगा 3√3/5। तो यहाँ से अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ साइड में लिख लेता हूँ मैं, कितना होगा वो। सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स कितना है 3√3/5। ठीक है, तो ये अल्फ़ा आ जाएगा एंगल। अगर इसको डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसा होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर आपका राइट साइड में, बी वेक्टर इससे 120 डिग्री पर, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन्हीं के बीच में कहीं होगा। तो कैसे फाइंड करते हैं हम ज्योमेट्रिकली, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। मतलब जो पैरेललोग्राम बनेगा इन दोनों वेक्टर्स को यूज़ करके उसका डायगोनल होगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वेक्टर एडिशन का, उस पर। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर इससे कुछ हट करके आपको दिया है, मतलब एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। तो अभी तक हमने किन वेक्टर्स का एडिशन को फाइंड किया है, जहां पर आपको 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन हो
और उनके बीच का एंगल गिवन हो, तब हम इजीली उस मैथमेटिकल फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या था हमारा √a² + b² + 2ab cos थीटा। बट अगर कंपोनेंट फॉर्म में आपको वेक्टर्स गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म का क्या मतलब होता है, मतलब i कैप, j कैप और k कैप के फॉर्म में गिवन है और एंगल नहीं गिवन है यहाँ पर, तब कैसे फाइंड करेंगे हम किसी भी दो वेक्टर्स का एडिशन। तो उस पर एक क्वेश्चन करते तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, बट किस फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, क्योंकि आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में गिवन है और कोई एंगल नहीं दे रखा है आपको। तो क्लियरली हम वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला था हमारा, उसे तो यूज़ नहीं कर सकते यहाँ। तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंट मेथड यूज़ करना होगा। वो मेथड क्या होता है कि हमें ये तो पता है कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उस केस में तो हम स्पेशल जो केस था हमारा वो यूज़ कर सकते हैं कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड अगर बी है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड सिंपली कितना हो जाएगा, a + b। ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें, जो ए वेक्टर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों वेक्टर से मिलकर के बना हुआ है। आई कैप का कॉम्पोनेंट कितना है, 2। यहाँ पर भी देखो आई कैप का कॉम्पोनेंट कितना है, 1। इसका मतलब क्या है कि ए जो वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, इनके दोनों के एक एक कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और इसका कितना कॉम्पोनेंट है, 2, इसका कितना कॉम्पोनेंट है, 1। तो हम क्या करेंगे, इनके जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। मतलब 2 आई कैप यहाँ है और इसका आई कैप ये रहा आई कैप, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमें पता है रिजल्टेंट क्या आएगा, 3 आई कैप। 2 + 1 कर लोगे और डायरेक्शन वही रहेगी, मतलब 3 आई कैप। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इनके जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि वो तो सब सेम डायरेक्शन में है। आई कैप सेम डायरेक्शन, जे कैप सेम डायरेक्शन, के कैप सेम डायरेक्शन। तो आई कैप के साथ ऐड हो जाएगा, जे कैप के साथ ऐड हो जाएगा और के कैप के साथ ऐड हो जाएगा। तो सिंपली हम रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर हम लिखना चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। इस वेक्टर को किस में ऐड करना, मुझे बी वाले में, तो वो क्या हो जाएगा आपका, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब हमने क्या डिस्कस किया था, इनके कंपोनेंट्स को ऐड करना आपको सिंपली, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आई कैप को आई कैप के साथ ऐड कर दो, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 आई कैप। सिमिलरली जे कैप को जे कैप के साथ, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 जे कैप। और ऐसे ही के कैप को के कैप के साथ, तो वो कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 के कैप। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। बट अगर आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें, तो कैसे फाइंड करते हैं, उनके कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो और अंडर रूट लगा दो, है ना। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो मॉड ऑफ आर का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट a² + b² + c², where a, b, c are the components in x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। तो सिंपली बस ये कंपोनेंट्स यहाँ पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 34 के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मॉड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ऐसे ही अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है, मतलब कंपोनेंट वाले फॉर्मेट में अगर वेक्टर्स गिवन है और उनको ऐड करना है और रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो आप इसी मेथड को फॉलो करोगे। तो अगर चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, बाकी बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, आपको क्या करना है, सिर्फ कंपोनेंट को ऐड करना है। आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। अब हम देखेंगे इसका जो सेकंड मेथड होता है एडिशन का, जो कि है हमारा ट्राइंगल लॉ। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो सेकंड लॉ है हमारा वेक्टर एडिशन का, जो कि है द ट्राइंगल लॉ। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द टेल ऑफ वन वेक्टर बी प्लेस्ड एट द हेड ऑफ द अदर, then their sum or resultant vector r vector is drawn from the tail end of the first vector to the head end of the other। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। सो लेट्स से आपके पास कोई भी दो वेक्टर है रैंडमली, ए वेक्टर यहाँ है और लेट्स से बी वेक्टर कहीं वहाँ। आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो अभी हम क्या सीखेंगे, इनको ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करते हैं, इस ट्राइंगल लॉ का मतलब क्या है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आपको ऐड करना है, सो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ, आप किसी भी वेक्टर को इनिशियल वेक्टर अज्यूम करो। तो मैं किसे अज्यूम करता हूँ, पहले ए वेक्टर को इनिशियल वेक्टर अज्यूम करता हूँ। तो सिंपली आप क्या लिखोगे उसे, एज इट इज ए वेक्टर।
अब आपको क्या करना है, जो दूसरा वेक्टर है आपका बी वेक्टर, उसके टेल को, टेल क्या हो जाएगा उसका, ये पॉइंट, उसको किसके साथ कनेक्ट करना है, ए के हेड के साथ। तो ऐसा हम इजीली कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है हर वेक्टर क्या होता है, एक फ्री वेक्टर होता है। तो बी वेक्टर चाहे कहीं भी हो उसे आप शिफ्ट कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम उसका ना ही मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, और उसे हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर आप इसको ऐसे अरेंज कर दोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, आपका जो इनिशियल वेक्टर उसके टेल से कनेक्ट करो आप किसको, जो आपका फाइनल वेक्टर है उसके हेड से, मतलब ऐसे। तो सिंपली आपको क्या करना है, हमेशा जो भी दो वेक्टर्स होंगे उन्हें ऐसे आप अरेंज कर लो। सबसे पहले एक वेक्टर को इनिशियल वेक्टर अज्यूम करो, उसके हेड से किसको कनेक्ट कर दो, जो सेकंड वेक्टर है उसके टेल को, और फिर जो इनिशियल वेक्टर था उसके टेल को और जो फाइनल वेक्टर है उसके हेड को आपको सिंपली एक एरो से कनेक्ट करना है। तो ये जो वेक्टर होगा आपका वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, किसका, ए और बी का, मतलब इन दोनों के एडिशन का। तो हम श्योर आपको यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ तो हमने ए वेक्टर को अज्यूम किया इनिशियल वेक्टर, तो क्या नेसेसरी है, कोई नेसेसरी नहीं। तो आप चाहो तो बी वेक्टर को भी अज्यूम कर सकते हो एज एन इनिशियल वेक्टर, उससे भी हम करके देख लेते हैं। सो बी वेक्टर हमारा कैसा है, यहाँ पर है, तो उसको एज इट इज हम ड्रॉ कर देंगे सिंपली ऐसे। और अब हमें क्या करना है, जो सेकंड वेक्टर है आपका ए वेक्टर, अब इस वेक्टर को हमें ऐसे अरेंज करना है ताकि इसकी जो टेल है ए वेक्टर की, उसको किसके साथ कनेक्ट करना है, बी वेक्टर के हेड के साथ। तो सिंपली ये जो ए वेक्टर है आपका, उसको हम क्या कर देंगे, जस्ट उठा करके यहाँ शिफ्ट कर देंगे। और ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम इस दौरान ना ही इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं और ना ही इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो सिंपली ए वेक्टर आपका यहाँ हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ, रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसा होगा, जो आपने इनिशियल वेक्टर अज्यूम किया है उसकी टेल से किसको कनेक्ट कर दो, जो फाइनल वेक्टर उसके हेड को, सिंपली ऐसे विद एन एरो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ए प्लस बी। तो यहाँ देखो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था वो किस डायरेक्शन में था, इसी डायरेक्शन में, और यहाँ से भी जो वेक्टर आ रहा है आर वेक्टर, वो इसी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस का कोई ऐसा टेंशन नहीं है, आप चाहो जिसे इनिशियल वेक्टर अज्यूम कर सकते हो, बट फिर आपको प्रोसेस अकॉर्डिंगली फॉलो करना होगा। तो ये हमारा मेथड हो गया ट्राइंगल लॉ, मतलब इसकी हेल्प से भी हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और ये जो मेथड है हमारा वो रिलेटिवली पैरेललोग्राम से ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ नहीं करना होता, सिंपली आप ट्राइंगल बना करके भी रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हो। अब बात आती है इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने की, तो उसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पैरेललोग्राम में डिराइव किया था। ठीक है, अगर ज्योमेट्री के लिए आपको ऐड करना हो तो ये मेथड यूज़ करेंगे ट्राइंगल लॉ, क्योंकि रिलेटिवली ज़्यादा ईजी है। और मैथमेटिकली अगर फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर एंगल फाइंड करना है, तो हम किसे यूज़ करेंगे, वही जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, वही tan थीटा वाले फार्मूला और वही रिजल्टेंट का फार्मूला। ठीक है, तो आप चाहे कोई भी मेथड यूज़ करो, आपको आंसर सेम मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आपका हो गया ट्राइंगल लॉ, एडिशन बाय ट्राइंगल लॉ। अब इसी के साथ एक छोटा सा कंसेप्ट वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम, जो कि होता है आपका पॉलीगन लॉ। इस साइड में डिस्कस कर लेते हैं पॉलीगन लॉ। सो बेसिकली अभी तक हमने जो दो लॉज डिस्कस किए हैं, पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ, इनकी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि ये सिर्फ दो वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए वैलिड है, बट अगर आपको मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करना है, लेट्स से कि दो से ज़्यादा वेक्टर्स, 3-4 वेक्टर्स, तो क्या करोगे आप, तो उसके लिए पॉलीगन लॉ यूज़ में आता है। और वो क्या कहता है, सिंपली लेट्स से कि आपके पास 3 वेक्टर हैं, 4 भी कुछ भी हो सकते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 वेक्टर्स का। एक वेक्टर यहाँ है, दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, और तीसरा वेक्टर कुछ ऐसा है। इन तीनों वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है, ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये आपका सी वेक्टर, तो अगर इन तीनों वेक्टर्स को हमको ऐड करना है तो कैसे करेंगे हम, तो जो दो स्टेप हमने यहाँ यूज़ की थी ट्राइंगल लॉ में, वही स्टेप यहाँ यूज़ करेंगे। किसी को भी आप इनिशियल वेक्टर अज्यूम कर लो, तो लेट्स से मैं ए को अज्यूम करता हूँ इनिशियल वेक्टर, तो सिंपली ए को ड्रॉ करेंगे हम। फिर क्या करना है, ए में बी को ऐड करेंगे, फिर बी में हम क्या कर देंगे, सी को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो अगर हमें मल्टीपल अगर वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल बार ट्राइंगल लॉ यूज़ कर लेंगे। मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना तो a में b को ऐड करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसमें हम c को ऐड कर देंगे सिंपली। तो a ऐसे लिखा हमने, प्लस b कैसे कर देंगे हम, जस्ट इसकी टेल को इसके हेड के साथ कनेक्ट करके ऐसे सिंपली। और अब हमें क्या करना है, c को भी ऐड करना है इसमें, और वो कैसे करेंगे हम, b का जो हेड है उसके साथ किसको कनेक्ट कर दो आप, c के टेल को, तो सिंपली ऐसे हो जाएगा ये c वेक्टर भी। अब क्या कर दो आप,
जो इनिशियल वेक्टर था आपका उसके टेल से जो फाइनल वेक्टर उसके हेड को कनेक्ट कर दो, सिंपली ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बहुत ही ईजी, कुछ नहीं करना आपको। जो ट्राइंगल लॉ था वो किसके लिए था, 2 वेक्टर्स के लिए था। अब अगर 3 4 5 6 जितने भी वेक्टर्स आ जाए उनको अगर आपको ऐड करना है तो आपको सिंपली जो ट्राइंगल लॉ था वो मल्टीपल बार यूज़ करना होगा, ठीक है। तो हम पॉलीगन लॉ की हेल्प से मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। बेसिकली पॉलीगन लॉ कुछ नहीं है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, ट्राइंगल लॉ का ही, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ख़त्म होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इस पर आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो।